नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर चैनल TSPH डिजिटल गुरु। आई माई सेल्फ प्रोफेसर हितेश बेचरा और हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मिशन JEE 2026, जिसमें हम सेशन 1 के सारे 10 पेपर फिजिक्स के हर एक सवाल डिस्कशन में ले रहे हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं और आपको सेशन 2 के लिए जो है तैयार कर रहे हैं बच्चों। यहां से जेडबलई एग्जाम के लिए यहां से जेडबलई एग्जाम के लिए आपके 7 दिन का समय बचा है। ये एक हफ्ते में आप अभी भी सेशन 2 में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग पेपर्स ऑफ सेशन 1। सो आइए मेरे साथ में चैनल पे सारे के सारे 10 पेपर को जो है डिस्कशन में लेते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है लेकर के आया हूं। पेपर सॉल्विंग के साथ साथ में कुछ शॉर्टकट्स, एनालिसिस ऑफ द पेपर, द डिफिकल्टी लेवल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक्स, ये सब हम जो है पेपर के साथ साथ में डिस्कशन में लेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप सॉल्विंग बुक हैंडी रखें, मेरे साथ साथ में आप सॉल्विंग करते जाएं और पूरा का पूरा वीडियो देखते ना बैठे। पॉज, सॉल्व, चेक द आंसर, नेक्स्ट। ओके। एंड अगर आप कोई सवाल क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो ही जो है आप मेरा वीडियो उस पार्ट का देखें। चलिए बच्चों, बिना कोई समय गवाए, let us start discussing the paper. The first question in front of your screen says the capacitor is first charged fully with a potential difference of V naught and then disconnected from the battery. The charged capacitor is connected across the inductor having the inductance L. In T second, 25% of initial energy in capacitor is transferred to the inductor, then the value of T is। बच्चों, पहले कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज्ड था, तो इनिशियल एनर्जी stored in the capacitor is a Q naught square by 2C. Q naught is the maximum charge on the capacitor. C is the capacitance. So this is the initial energy stored in the capacitor. अब कैपेसिटर को इंडक्टर के अक्रॉस लगाएंगे। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है। इंडक्टर के अक्रॉस लगाने पे कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी में कन्वर्ट होएगी। कैपेसिटर का चार्ज सर्किट में करंट के तौर पे फ्लो होएगा और करंट फ्लो होने की वजह से इंडक्टर में जो है एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू करेगी। सो दिस इज अ डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो उसका डिस्चार्जिंग का इक्वेशन बनता है Q इज इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। टी टाइम के बाद कैपेसिटर के पास Q जितना चार्ज बचेगा। अब अगर 25% एनर्जी कैपेसिटर जो है वो ट्रांसफर कर चुका है, सो मुझे लगता है अब कैपेसिटर के पास में 75% एनर्जी बचेगा। सो द फाइनल एनर्जी in the capacitor is a 75% of initial energy stored in the capacitor. फाइनल एनर्जी की जगह पे आई विल बी राइटिंग Q स्क्वायर बाई 2C इज इक्वल्स टू 75% का मतलब होता है 3/4 और इनिशियल एनर्जी की जगह पे Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। सो बेसिकली दिस 2C एंड द 2C विल बी गेटिंग कैंसल्ड। Q की जगह पे ऊपर वाले इक्वेशन से सब्सटीट्यूट करेंगे। सो Q नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 3/4 Q नॉट स्क्वायर। सो ये भी कट जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे। सो वी गेट कॉस ओमेगा टी इज अ √3/2, cos of which angle is a √3/2? So the angle is pi by 6, or 30 degree.
सो हमें जो टाइम चाहिए वो टाइम मिल चुका है, दैट इज अ पाई बाय 6 ओमेगा। और हमें आंसर एलसी के टर्म्स में चाहिए, सो हमें बहुत अच्छे से पता है ओमेगा इज अ 1/√LC। सो ओमेगा की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो √LC ऊपर चला जाएगा। सो पाई मल्टीप्लाइड बाय √LC डिवाइडेड बाय 6, पाई मल्टीप्लाइड बाय √LC डिवाइडेड बाय 6, दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। सवाल कैपेसिटर इंडक्टर एलसी सर्किट के बेसिस पे पूछा गया है। सो इसको हम एसी सर्किट में क्लासिफाई कर देते हैं। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द इजी कैटेगरी क्वेश्चन। यू शुड अंडरस्टैंड that the energy relationship, you must know that when the capacitor is fully charged and discharging के वक्त में इक्वेशन कैसा बनता है। ये एलसी ऑसिलेशन सर्किट है, उसका इक्वेशन ऐसा होता है एसएचएम के जैसा। एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a river of a width 200 meter is flowing from west to east with a speed of 18 kilometer per hour. A boat moving with a speed of 36 km per hour in a still water is made to travel one round trip bank to bank of the river. The minimum time taken by the boat for this journey and the displacement along the river bank are. So the question is all about crossing of the river. So here we are having a river flowing in a particular direction with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर। बच्चों किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप शॉर्टकट कन्वर्जन फैक्टर याद रखेंगे। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 5/18, सो दिस विल बिकम अ 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज अ 5 मीटर पर सेकंड। Now the boat is moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर और उसको अगर मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना है तो रिवर जो डायरेक्शन में जाता है बोट को उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ता है तो ही वो शॉर्टेस्ट टाइम में जो है रिवर क्रॉस कर पाएगा। सो बोट ये डायरेक्शन में जाना चाहिए परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट। सो द बोट is moving with a 36 multiplied by 5/18 करेंगे सो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। And the width of the river is given as a 200 meter. So basically this is the width of the river, a 200 meter. That's it. So बच्चों सबसे पहले तो 200 मीटर रिवर क्रॉस करना है, बोट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम टेकन विल बी द डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज अ 200 डिवाइडेड बाय 10, द आंसर इज अ 20 सेकेंड। लेकिन हमें राउंड ट्रिप करना है, मतलब यहां से यहां जाना है फिर वहां से वापस से इधर आना है। सो जाने में 20 सेकेंड लगे हैं तो वापस आने में भी 20 सेकेंड लगेंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है स्पीड सेम है, इसीलिए टोटल टाइम ड्यूरेशन विल बी द 40 सेकेंड। तीन ऑप्शन में 40 सेकेंड है तो वहां से भी आपको हिंट मिलना चाहिए कि ये जो है 40 सेकेंड आएगा। अब रिवर अपने स्पीड के वजह से बोट को अपने डायरेक्शन में आगे लेकर के जाएगा, उसको सवाल में कहा गया है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर। एंड हाउ टू फाइंड दैट डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर है स्पीड ऑफ द रिवर multiplied by time for which the boat is traveling in the river. The speed of the river is a 5 and the boat is traveling for the 20 seconds when going in the one direction. So this will become a 100 meter.
जाते वक्त 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होएगा, आते वक्त वापस से 100 मीटर रिवर उसको डिस्प्लेस करेगा। सो राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट होएगा 100 प्लस 100, 200, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। 242 is our final answer. The question is based on relative velocity, the motion in 1D, the motion in 2D, and this is a easy category question. Straight forward formula लगा करके सीधा सीधा जो है आंसर पे हम पहुंच रहे हैं। बच्चों मेरे साथ साथ में आप सॉल्विंग करते जाएं, सिर्फ वीडियो देखते हुए ना बैठें। ओके, कंटिन्यू सॉल्विंग। A battery with a EMF E and the internal resistance R is connected across the external resistance. The power consumption will be maximum when? बच्चों, there is a maximum power transfer theorem which says that when external resistance is equal to internal resistance, then the power transferred by the cell is maximum. Remember this information. इसको maximum power transfer theorem कहा जाता है. This belongs to the current electricity and this is a super easy question. Capital R is equals to small r. That is the final correct answer. Next. Infinitely long straight wire carrying a current I is bent in the planar shape as shown in the figure. The radius of the circular path is a smaller than the magnetic field at the center of the loop is. So, bachcho, this arrangement is all about the infinite long straight wire and a circular current carrying conductor. सो अगर हमें सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए तो सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे मिलेगा? तो आंसर है मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर प्लस मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ सर्क्यूलर करंट कैरिंग कंडक्टर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से स्मॉल आर जितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2πr। ऑप्शंस देख करके डायरेक्शन भी इतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो सभी बच्चे राइट हैंड थंब रूल याद करें। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए राइट हैंड थंब रूल कहता है होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट्स in the direction of flow of current, then the curled fingers represents direction of magnetic induction. So magnetic induction ऐसे circular path में आएगा। So O point पे जब आपके फिंगर को आप देखेंगे तो आपके फिंगर ऐसे ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं एंड आउटवर्ड डायरेक्शन को एक्स एक्सिस लिया गया है। आई कैप is a symbol. Then circular current carrying conductor के वजह से अगर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करने का है सो सर्क्यूलर करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। बच्चों वापस से राइट हैंड थंब रूल फॉर द सर्क्यूलर करंट कैरिंग कंडक्टर कहता है कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द आउटस्ट्रेच थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। सो बच्चों ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। सो राइट हैंड के फिंगर को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो थंब अंदर के तरफ आएगा एंड अंदर के तरफ इज अ माइनस आई कैप। सो दिस इज अ माइनस आई कैप। सो फ्रॉम द ऑप्शंस म्यू नॉट आई बाई 2πr सभी में से कॉमन लेना है तो ये मैंने म्यू नॉट आई बाई 2πr सभी में से कॉमन ले लिया तो यहां पर बच गया 1 माइनस यहां पर डिनोमिनेटर में पाई नहीं था इसीलिए यहां पर आ गया पाई एंड दिस इज आई कैप एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शन
माइनस को कॉमन ले लेंगे तो पाई माइनस वन आएगा, ये वन माइनस पाई में से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये उल्टा होके पाई माइनस वन बन जाएगा, एंड हेंस दिस इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द MEEC चैप्टर एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन. दो मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूला पता होने चाहिए, डायरेक्शन निकालने को आना चाहिए, एंड सवाल जो है आपके पॉकेट में. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. द क्वेश्चन सेज two cars A and B of the mass 10 raised to 3 kg each are moving on the parallel tracks separated by a distance of 10 meter in the same direction with a speed of 72 and 36 kilometer per hour. Okay, stop. So here we have a car A, here we have a car B. They are moving parallel to each other with the speed of the car A and the speed of the car B given as 72 multiplied by 5 by 18. The answer is a 20 meter per second. 36 multiplied by 5 by 18. The answer is a 10 meter per second. And they are separated by a distance of 10 meter. All right. So this is the question. The magnitude of an angular momentum of A with respect to B is, so हमें निकालना है angular momentum of A with respect to B. So translational motion में angular momentum का फॉर्मूला होता है mv/r sin थीटा. ए का एंगुलर मोमेंटम निकालना है बी के रेस्पेक्ट में, सो हम बी को रेफरेंस पॉइंट के तरह लेंगे और बी से ए के वेलोसिटी के तरफ एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे. पोजीशन वेक्टर आप कैसे भी बना सकते हैं, बस कंडीशन इतनी है कि आर ऐसे बनाएं ताकि आर और वी के बीच में एंगल आपको मिल जाए. सो मैं बी से ऐसे परपेंडिकुलर बनाता हूं सो दैट आई गेट द एंगल 90 डिग्री. सो आर बिकम्स अ 10 एंड अ थीटा बिकम्स अ 90. और ए और बी दोनों ही मोशन में है, इसीलिए v विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी. इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू b बिकॉज b इज नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट. Car B is in the motion and hence we must consider the relative velocity. So the mass is a 10 raised to 3. Relative velocity का formula होता है VA minus VB. R is a 10 and a theta is a 90. The sin 90 is a 1. So this is a 10 raised to 3 multiplied by 20 minus 10 multiplied by 10. So ये भी बचेगा 10 और ये सब मिल करके बनेंगे 10 raised to 5 and a 10 raised to 5 is our final correct answer. The question belongs to the rotational motion. छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है, रिलेटिव वेलोसिटी लेना है, आर कैसे बनाएं, थीटा कैसे मिले, दैट्स इट. नॉट एट ऑल टफ इन अ कैलकुलेशन पार्ट. कई सारे इजी इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में अपने को देखने को मिल गए हैं, सो चीजें जो है बड़ी आसानी से आगे बढ़ रही है. देखते आगे आगे क्या होता है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 176 रेडियन पर सेकेंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटर इज, बच्चों ये है SHM का एक्स वर्सेस टी ग्राफ. यह है उसका टाइम पीरियड. बच्चों ये SHM का काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर अपन प्लॉट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसके इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, और इस वजह से पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है. सो बच्चों काइनेटिक एनर्जी ये वाले टाइम के बाद में
रिपीट 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 मार रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड ये बनता है। सो एसएचएम का टाइम पीरियड ये होता है, काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड ये बनता है। सो फ्रॉम द ग्राफ इट इज वेरी मच क्लियर दैट काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड एसएचएम के टाइम पीरियड से आधा होता है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड आधा तो फ्रीक्वेंसी डबल। सो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इज अ डबल देन द ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मस्ट रिमेंबर। एसएचएम का टाइम पीरियड जो होता है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड इससे आधा होता है। टाइम पीरियड आधा तो फ्रीक्वेंसी डबल। सो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी सवाल में 176 दे रखी है, हमें ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो ये 2 नीचे जाएगा, 176 का आधा इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। The question belongs to the oscillation chapter and the question is again classified as a easy category question। ये सारी चीजें, ये सारी जानकारी अपने टीएसपीएच के एंट्रेंस बुकलेट के सिनॉप्सिस में बहुत अच्छे से आप लोगों को दी है, इसीलिए सिनॉप्सिस अच्छे से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट अ 47 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एट how much degree Celsius? Very simple question. CRMS of oxygen molecule is equals to CRMS of hydrogen molecule. The formula of the CRMS is under root of 3RT by M naught. 3RT by M naught. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, सो अंडर रूट गया, 3r और 3r भी गया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इन द केल्विन 273 प्लस 47, so that will give us 320 divided by, remember m naught of oxygen is a 32 gram, that is equals to हाइड्रोजन का टेम्परेचर पाइजे आम्हाला एंड हाइड्रोजन का एम नॉट होता है 2 ग्राम। सो ये 32 और 320 कैंसल, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, द आंसर इज अ 20 केल्विन। 20 केल्विन, दिस इज नॉट अवर आंसर। हाँ, हमें आंसर डिग्री सेल्सियस में चाहिए। सो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे माइनस, ये 20 केल्विन आया है, हम करेंगे माइनस 273, सो वी विल बी गेटिंग माइनस 253 डिग्री सेल्सियस। दैट शुड बी अवर फाइनल करेक्ट आंसर। नेगेटिव साइन में 253 डिग्री सेल्सियस इज अवर आंसर। सवाल हीट मॉड्यूल के बेसिस पे पूछा गया है। दिस इज अ सुपर से भी ऊपर इजी सवाल है, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बच्चों। इस तरह के सवाल तो जेई में आप छोड़ के ना आए। ऐसे गिन गिन के ऐसे सवाल भी आप चुन चुन के अगर आप सॉल्व करके आएंगे ना, तो आपके 25 क्वेश्चन में से आराम से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और 8 से 10 क्वेश्चन 40-50 मार्क्स अगर फिजिक्स में आप निकाल लेते हैं तो जेडबल क्लियर तो कन्विंसिंगली आप कर लेंगे। ऑलराइट, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। The spherical body of the radius r, density sigma, falls through the viscous liquid having a density rho and the viscosity eta and the terminal velocity v naught. Estimate the maximum error in eta. Ignore the error associated with the rho, sigma and g. सवाल measurement के error calculation के basis पे पूछा गया है। These are like a bonus questions. ऐसे सवाल तो सभी बच्चे करके आने ही चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू 2/9 gr स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाय ईटा।
2 इज अ कांस्टेंट, 9 इज अ कांस्टेंट, जी का एरर अवॉइड करना है, रो सिग्मा का एरर अवॉइड करना है। तो बचेगा आर स्क्वायर, और ईटा और वी को इंटरचेंज कर देंगे, ईटा और वी को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा ईटा और यहां पर आ जाएगा वी। सो परसेंटेज एरर इन ईटा इज इक्वल्स टू पावर comes down 2 times percentage error in R. Whenever there is a division, percentage error gets added plus percentage error in V. So this is turning out to be 2 times delta R by R plus this is delta V by V, and that is the final correct answer. वेरी सिंपल। ऐसे चुन चुन के तो सवाल करके ही आएंगे सभी बच्चे, ऐसे सवाल कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा। ओवर अटेम्प्ट में एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज ना करें। एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेगेटिव मार्किंग एग्जाम, सो डोंट फ्लूक। ऐसे ही सवाल सॉल्व करने हैं जो कन्विंसिंगली सॉल्व होकर के फाइनल आंसर तक आप पहुंच पाए, वैसे ही सवाल सॉल्व करने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट। थोड़ा सा वाइट पैच के कारण डायग्राम की क्लैरिटी थोड़ी सी सही नहीं है, सो काइंडली बेयर विद दिस। मैं चाहिए तो वापस से डायग्राम बना दूंगा। A large drum having the radius r spinning around its axis with an angular velocity omega as shown in the figure. Drum घूम रहा है। The minimum value of omega so that the body of a mass capital M remains stuck to the inner wall of the drum, taking the coefficient of friction between the mass and the drum drum surface, and the mass is mu. So बच्चों बेसिकली एक ड्रम है जो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। दिस इज द एक्सिस अबाउट विच द ड्रम इज रोटेटिंग। यहां पर एक मास है जो ड्रम के साथ में कांटेक्ट बनाए हुए हैं। ड्रम अगर घूमेगा तो मास भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और मास को अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, वो सर्कल का सेंटर ये वाला पॉइंट बनेगा। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो आपको मास का फ्री बॉडी बनाने के बारे में सोचना चाहिए। कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस अवे फ्रॉम द कांटेक्ट सरफेस। तो यही है वो नॉर्मल रिएक्शन जो सेंटर के तरफ लग रहा है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल का काम करेगा। सर एमजी नहीं आएगा क्या? अरे बिल्कुल एमजी आएगा, बट एमजी के कारण ब्लॉक अगर नीचे नहीं गिर रहा है तो एक और फोर्स जो एमजी को बैलेंस करने का काम कर रहा है, और वो फोर्स है फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस। फ्रिक्शन होएगा म्यू इंटू एन, और अगर ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है दैट मीन्स द फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग एम जी। फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल्स टू एम जी, एंड एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन जो सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। और हमें सवाल में पूछा गया है कि आप ओमेगा निकालिए, सो एन की जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन एम ओमेगा स्क्वायर आर, that is equals to mg. M and a m is getting cancelled, so omega square is a g by mu r, taking a square root, so we will be getting under root of g by mu r. That is our final correct answer. The question belongs to the circular motion. एक अगर फ्री बॉडी डायग्राम सही सही बना लिया देन सीधा सीधा आपको जो है आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कहीं सारे बच्चों इजी वाले सवाल लाइन से आ रहे हैं, घाई ना करें, शांति से पेपर सॉल्व करें। ये सारे के सारे सवाल आपके अगर सही हो जाएंगे, इजी इजी वाले सवाल सही हो जाएंगे,
बहुत अच्छे कन्विंसिंगली फिजिक्स में स्कोर जो है आप कर पाएंगे सेकंड सेशन में। घाई ना करें, ऑलराइट, थोड़ा सा शांति से एक्यूरेसी के साथ में पेपर सॉल्विंग पे जरा ध्यान दें। घाई घाई के चक्कर में, कैलकुलेशन एरर के चक्कर में माइनस वन ना लेके आए। The energy of an electron in the orbit of Bohr's atom is given to us, where E naught is a ground state energy. If L is the angular momentum of electron in this orbit and H is a Planck's constant, then बच्चों एंगुलर मोमेंटम के ऊपर अगर बात आए तो आपके खोपड़ी में एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बोर्स सेकेंड पोस्ट्यूलेट, जो कहता है L इज इक्वल्स टू NH बाय 2 पाई। 2 पाई को लेफ्ट में ले लेंगे, सो 2 पाई L इज इक्वल्स टू NH, और हमें निकालना है 2 पाई L बाय H, that is equals to N. So basically 2 पाई L upon H चाहिए, मतलब N हमें चाहिए, N is a number of orbit, और उसके लिए हमें एनर्जी का इंफॉर्मेशन दे रखा है। सो एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है -13.6 बाय n स्क्वायर। -13.6 is basically energy in the ground state divided by n square, as it is En की जगह पे I substitute 0.04 E naught, ये माइनस और ये माइनस बेसिकली हटा दिया, चाहिए तो ये माइनस ले लो यहां पर, एंड ये माइनस रहने दो, तो ये माइनस वैसे कट जाएगा बराबर, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये माइनस माइनस गया, ये ई नॉट गया, सो वी गेट एन स्क्वायर is equals to 1 upon 0.04, which is 100 divided by 4, which is a 25, taking a square root. So we get the number of orbit is a 5, and the number of orbit is our answer, and hence the 5 is our final correct answer. The question belongs to structure of atom and nuclei, atom, molecule and nuclei, and again one formula, one calculation, straight away we are reaching to the final answer, not at all consuming time in the solving. Next, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों हर पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, मैच द कॉलम, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, और ये सवाल अगर आपको क्रैक करना है तो आपको सिनॉप्सिस रिवीजन पे खास ध्यान देना पड़ेगा। सो सेशन 2 के लिए योर फोकस should be on the synopsis revision as well. All right, the question says a statement 1, in YDSC the angular separation of fringes will increase as the screen is moved away from the slit. Angular fringe width theta का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बाय स्मॉल डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो सवाल कह रहा है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस चेंज करेंगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी चेंज होएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी, मतलब is proportional to d raised to 0, मतलब independent. In YDSC, the angular separation of fringes will increase when the monochromatic source is replaced by another source having the higher wavelength. बच्चों लैम्बडा बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, एंड हैंस सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, एंड हैंस दिस इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द वेव ऑप्टिक्स, एंड द क्वेश्चन इज अ वेरी सुपर simple question, because if you know the formula of angular fringe width, then you can understand the proportionality relationship, as simple as that.
the total length of the potentiometer wire is a 50 centimeter and the arrangement is as shown in the figure. बच्चों जनरली पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ बहुत लंबा होता है, यहां पे है 50 सेंटीमीटर, सो बी वेरी केयरफुल. If the P is a point where at which the galvanometer shows the zero reading, null deflection, then the length AP is. बच्चों कंफ्यूज करने के लिए सवाल कोई भी हद तक जा सकता है. सवाल में बोला है पोटेंशियोमीटर, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है ये तो है मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट. सो भले पोटेंशियोमीटर बोला हो बट मीटर ब्रिज के हिसाब से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. सो मीटर ब्रिज के हिसाब से बच्चों लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय राइट गैप का रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेफ्ट गैप का लेंथ डिवाइडेड बाय राइट गैप का लेंथ. दिस इज द मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट. 6 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 डिवाइडेड बाय 2. एपी एज इट इज जो हमें फाइंड करना है. टोटल लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है तो पीबी वाली लेंथ 50 माइनस एपी के बराबर रहेगी. क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस एपी इज द 2 मल्टीप्लाइड बाय एपी. 150 माइनस 3 AP is equals to 2 AP. Shift 150 is equals to 2 AP plus 3 AP, 5 AP. So the AP is a 30 centimeter. 30 is our final correct answer. The current electricity का सवाल है और इसको भी मैं सुपर सिंपल के तौर पे क्लासिफाई करूंगा. मीटर ब्रिज लेंथ टोटल 50 सेंटीमीटर. ध्यान देने वाली बात, बोला है पोटेंशियोमीटर बट डायग्राम से समझ में आ रहा है कि इट इज अ मीटर ब्रिज. तो बस इतना सा ही आपको जो है ध्यान देना था एंड देन सॉल्व करके सीधा सीधा जो है फाइनल आंसर पे आप पहुंच रहे हैं. आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर. द अगला सवाल इज द सरफेस टेंशन ऑफ द टू लिक्विड is a T1 and T2 measured using the capillary tubes with a radii R1 and R2 and the condition is given to us. The measured liquid heights in the tubes are H1 and H2. Ignore the weight of liquid about the lowest point of meniscus, मतलब meniscus curvature का effect को neglect करना है. The H1, H2, T1 and T2 satisfy the relationship. दो लिक्विड का डेंसिटी सेम है. सो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज H का फॉर्मूला होता है 2D cos थीटा बाय रो आर जी. सवाल में हमें डेंसिटी के बारे में जानकारी दिया है, सरफेस टेंशन बोला है, रेडियाई ऑफ द ट्यूब बोला है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बोला है. एंगल ऑफ कांटेक्ट का जानकारी नहीं दिया है. सो आई एम टेकिंग अ फेयर अजम्पशन दैट द एंगल ऑफ कांटेक्ट इन बोथ द केस इज सेम. तो ही हम इसको जो है आगे बढ़ पाएंगे. सो H1 बाई H2 आई एम टेकिंग द रेशियो इज इक्वल्स टू 2 कट जाएगा रेशियो में T1 बाई T2. डेंसिटी कट जाएगा रेशियो में, रेडियस का रेशियो बनेगा R2 बाई R1. G जो है कट जाएगा रेशियो में, cos थीटा जो है कट जाएगा रेशियो में. अब R1 ग्रेटर देन R2 बोला हुआ है, R1 ग्रेटर देन R2 बोला हुआ है. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H1 डिवाइडेड बाय H1 R1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू H2 R2 डिवाइडेड बाय T2. ठीक है. अब R1 ग्रेटर है और R2 स्मॉलर है, यह सवाल में बोला गया है. लुक एट दिस ऑप्शन नाउ. Look at this option now. T1 is equals to T2. तो T1 और T2 इक्वल, तो जो है वो कट जाएगा लेफ्ट और राइट से. तो बच्चों H1 R1 is equals to H2 R2. तो R1 अगर बड़ा है तो H1 को छोटा बनना पड़ेगा.
R2 अगर छोटा है तो H2 को बड़ा बनना पड़ेगा इन सच अ वे दैट अ प्रोडक्ट HR रिमेन्स कांस्टेंट। सो हमें मिल रहा है H1 छोटा, H2 बड़ा। हमें मिल रहा है H1 छोटा, H2 बड़ा। यस, बिल्कुल, दैट इज द फाइनल करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन अभी वेरीफाई करने की जरूरत है नहीं। So options will also help you to save time. Pay a special attention to the option. Focus on the options. बाकी के 3 ऑप्शंस वेरीफाई करने के रह गए, बच गए, टाइम बच गया। सो सवाल सरफेस टेंशन के बेसिस पे पूछा गया है और इसको भी जो है मैं इजी कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा बच्चों, क्योंकि एक फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप समझना है और फाइनल आंसर पे हम पहुंच रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एंड अगला सवाल इज एज शोन इन द डायग्राम व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द बेस द एमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द सेकेंड सरफेस। एमर्जेंट रे सरफेस के अलोंग जा रहा है। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा यहां पर बना देते हैं। सो दिस इज अ प्रिज्म of 45 degree is here, theta is here. This is not, seems to be the equilateral prism not mentioned in the question. The incident ray is coming parallel to the base, and here we have a normal, and here we have the angle of incidence, and the refractive index of the material of the prism is given as a √2. सो यहां से रे ऐसा रिफ्रैक्ट होकर के कहीं पर तो जाएगा, तो इसको कहा जाता है R1। बच्चों थोड़ा सा ज्योमेट्री का नॉलेज, दिस लाइन and this line are parallel given to us in the question. The incident ray is parallel to the base. तो ये अगर 45 है तो ये भी बनेगा 45। नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 45 है, तो ये भी बनेगा 45। तो आई मिल गया 45। निकालना क्या है हमें? तो हमें निकालना है एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म। ये रहा यहां पर एंगल थीटा, ये वाला एंगल अपने को निकालना है बच्चों। तो अगर वो थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है, ये एंगल हमारे पास अवेलेबल है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो अगर ए मिल गया, ये एंगल अवेलेबल है, तो थीटा मिल जाएगा। ए अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपको चमकना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, और ये तो R1 बता चुका हूं मैं, R2 भी बता देता हूं मैं आपको, ये है R2। तो इसीलिए पहले निकालना है R1, फिर निकालना है R2, फिर निकालना है ए, और फिर आ जाएगा थीटा। दैट इज द अप्रोच। सो सरफेस नंबर वन पे I apply the Snell's law. Refractive index of the second medium with respect to first medium is equals to sin I by sin R1. The refractive index of the prism is a √2, that is equals to sin 45 divided by sin R1. So this is a √2. Sin 45 is a 1 upon √2 divided by sin R1. sin R1 को लेफ्ट में ले लो, √2 को राइट में ले लो, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज अ 1/2, एंड साइन ऑफ विच एंगल गिव्स अस अ हाफ। तो आंसर है 30 डिग्री। सो R1 मिल चुका है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मेरा एमर्जेंट रे अलोंग द इंटरफेस जा रहा है। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल साइन IC का फॉर्मूला होता है 1/μ। क्रिटिकल एंगल साइन IC का फॉर्मूला होता है 1/μ। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सो साइन R2 is equals to refractive index of glass is given as a √2, sine of which angle gives us a 1/√2,
सो आंसर है एंगल 45 डिग्री। सो R1 मिल चुका है, R2 मिल चुका है, A मिल जाएगा, और A होता है R1 प्लस R2। सो दिस इज अ 30 प्लस दिस इज अ 45। So this is a 75 degree, and the 75 degree is not our answer. 75 is a trap. 75 ये वाला एंगल आया है 75, हमें थीटा निकालने को बोला है। सो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो ए प्लस 45 प्लस थीटा इज अ 180 डिग्री। सो दिस इज 75 प्लस 45 plus theta is a 180, and this is a 120. Shift 180 minus 120, 60. Final correct answer is a 60. The question belongs to the ray optics, and I classify this under the medium category question because हमें स्नेल्स लॉ एक बार, स्नेल्स लॉ दो बार, प्रिज्म का नॉलेज, and then we reach to the final answer, and hence multiple steps involved है, and hence this is a medium category question. The calculation is not that tough, the angle calculation is not at all challenging, बस सिर्फ समय थोड़ा सा ज्यादा लेगा। काफी फटाफट हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, हम ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वी आर एट अ 50% मार्क। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। द बॉडी of the mass 2 kg is moving along x-axis such that its displacement is given as a function of time as x is equals to alpha t square plus beta t plus gamma, where alpha and the beta and the gamma ka value is given to us. The work done in 2 second to 3 second is, बच्चों x दिया है, वर्क फाइंड करने को बोला है। सुनिए मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से, x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को v मिल जाएगा, और अगर मेरे को वेलोसिटी मिल गया है और वर्क डन फाइंड करना है तो आपके खोपड़ी में वर्क एनर्जी थियोरम आना चाहिए, एंड द वर्क एनर्जी थियोरम इज वर्क डन is equals to change in kinetic energy. So this is nothing but half m in the bracket v square minus u square, and hence इसको हम सबसे पहले differentiate करेंगे with respect to time. So this becomes dx by dt is equals to d by dt of alpha t square plus beta t plus gamma, and this is nothing but the velocity. Alpha is a constant, लात मार के बाहर, derivative of t square is a 2t, beta is a constant, लात मार के बाहर, derivative of t is 1, and the derivative of a constant is 0. So velocity मिल चुका है, जिसमें मैं अल्फा का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देता हूं, सो दिस इज अ 2t, बीटा का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देता हूं, सो दिस इज 1। नाउ t को 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, सो इनिशियल वेलोसिटी इज अ 4। t को हम 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिलेगा, एंड द फाइनल वेलोसिटी is a 6. And now let us put this here in this formula. So this is a half multiplied by mass is a 2, v is a 6 ka square minus u is a 4 ka square. So this is becoming 2 and the 2 is getting cancelled. 36 minus 16 and the 20 is our final correct answer. 20 is our final correct answer, but okay, 20 ऑप्शन में नहीं है। ओके, समवेयर वी माइट हैव मिस्ड अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अल्फा 2t बीटा, ओके, अल्फा का वैल्यू इज अ 1, बीटा का वैल्यू इज अ 1, गामा का वैल्यू इज अ 1। सो दिस इज अ 2t plus 1. Okay,
उसके बाद में टी को पुट करेंगे 2 सेकेंड, तो 2 दूनी 4। ओके ओके, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। ओके ओके ओके। दैट इज अ मिस्टेक। 2 दूनी 4 प्लस 1 5। 3 पुट करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1। ओके ओके ओके, 6 प्लस 1 7। ओके, दैट इज अ मिस्टेक. So initial velocity is a 5, final velocity is a 7. So this is a 7 का square, this is a 5 का square. 7 का square 49 minus 5 का square 25. 49 minus 25 24. That's it. 2 तो कट गए हैं. So 24 is our final correct answer, and that is our final answer. घाई नहीं, ओके, घाई नहीं, अनवांटेड घाई गलत जवाब पे पहुंचाती है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड हियर एज वेल. सो कूल काम कंपोज्ड बिहेवियर रखते हुए सॉल्व द पेपर. ऑलराइट, इस तरह के सिली मिस्टेक्स का एग्जाम में कोई स्कोप है नहीं. एक एक सवाल के कारण आपका रैंक जो है हजारों में ऊपर नीचे हो सकता है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद द एक्यूरेसी पार्ट. Okay, so the question was from 1D. And this is again the easy category question. The one derivative, V मिलेगा, apply a work energy theorem, answer मिलेगा. So easy category question. Okay, ऑप्शन देख के ही फीलिंग आ जानी चाहिए. लेंथी सवाल है, टाइम टेकिंग सवाल है. The pulley shown in the figure is made using a thin rim, म्हणजे ring, and the two rod of the length equal to the diameter of the rim. The rim and the each rod is having a mass m. Massive pulley, mass wala pulley. The block of the mass capital M and a small m are attached to the two end of a light string passing over the pulley, like this, which is hinged to rotate freely in the vertical plane about the center. पुली अपने जगह पे रह के ही रोटेट कर रहा है. The magnitude of the acceleration of the block is, ब्लॉक का एक्सीलरेशन चाहिए. तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसमें तो क्या है, इतना बड़ा सिंपल सा सवाल है ये. ऐसे सवाल तो हमने भर भर के प्रैक्टिस किए हैं. सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. स्मॉल एम पे एक एम जी लगेगा नीचे की तरफ, कैपिटल एम पे एक कैपिटल एम जी लगेगा नीचे की तरफ. दोनों ब्लॉक से रस्सी कनेक्टेड है तो डेफिनेटली दोनों ब्लॉक पे टेंशन आएगा, टेंशन आएगा. बच्चों दोनों ब्लॉक से सेम रस्सी कनेक्टेड है तो दोनों ब्लॉक पे लगने वाला टेंशन सेम और डिफरेंट. तो बच्चे बोलेंगे अरे सर छोटू छोटू टाइनी टाइनी बेबीज भी इसका आंसर दे देंगे. रस्सी सेम तो टेंशन सेम. गलत गलत गलत. इसका सही जवाब अगर आपको जानना है तो देखिए पूरा सॉल्विंग फुल लेंथ वीडियो में. बच्चों रस्सी सेम है लेकिन हमारा पुली मैसिव है. पुली अगर मास वाला है तो पुली को घूमने के लिए टॉर्क चाहिए. एक रस्सी यहां से अटैच्ड है, दूसरी रस्सी यहां से अटैच्ड है, मतलब वही रस्सी दूसरी बार यहां से अटैच्ड है. और अगर ये दोनों साइड पे टेंशन सेम रहेगा, ये दोनों साइड पे अगर टेंशन सेम रहेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होएगा, तो पुली घूम नहीं पाएगा. सवाल क्लियर कट बोल रहा है द पुली इज रोटेटिंग एंड हेंस द टेंशन must be different. When the pulley is a massive, the tension and the two ends of the rope must be different. तो टेंशन अगर सेम ले लिया, सेम लेके सॉल्व कर दिया, वहां से सब गलत हो जाएगा, वहां से सवाल आपका रॉन्ग ट्रैक पे चला जाएगा. तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छे से ध्यान रखें, सिनॉप्सिस में नोट करके रखें. मैसिव पुली में दोनों साइड पे टेंशन अलग अलग होते हैं.
अब इसको हम एक्सीलरेशन कुछ ले लेते हैं ए ऊपर के तरफ, इसका एक्सीलरेशन ए कुछ ले लेते हैं नीचे के तरफ। सेम स्ट्रिंग से दोनों ब्लॉक अटैच्ड है, तो एक ब्लॉक जो एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, दूसरे ब्लॉक को उसी एक्सीलरेशन से नीचे आना पड़ेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ कॉमन स्ट्रिंग एंड हेंस द एक्सीलरेशन विल बी सेम। तो इसका इक्वेशन बनेगा बच्चों, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। इसका इक्वेशन बनेगा बच्चों, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। और बच्चों इसका इक्वेशन भी बनेगा, रोटेशन हो रहा है, इसीलिए इक्वेशन बनता है टाउ नेट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टाउ नेट इज अ टॉर्क। कैपिटल एम को हमने नीचे आता हुआ माना है, स्मॉल एम को हमने ऊपर जाता हुआ माना है, तो पुली कंपलसरी ऐसे घूमना चाहिए, पुली ऐसे क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, और क्लॉकवाइज घूमने के लिए ये वाले टेंशन के वजह से टॉर्क ज्यादा आना चाहिए, ये वाले टेंशन के वजह से टॉर्क कम आना चाहिए। सो बच्चों इसका टॉर्क बनेगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द पुली। और ये T2 पुली को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और ये T1 सेंटर के अबाउट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, इसीलिए माइनस T1 इज अ फोर्स multiplied by r is a perpendicular distance. So this is how we get a torque. That is equals to I is a moment of inertia of the pulley. So the pulley is having a rim. Rim म्हणजे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, प्लस इट इज हैविंग वन रॉड एंड अ सेकेंड रॉड। रॉड का सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, रॉड का सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12, बट द लेंथ ऑफ द रॉड is the diameter of the rim, and the diameter is a 2 times radius, so this is a m, l की जगह पे 2r स्क्वायर बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, बिकॉज दो रॉड है इसीलिए। सो दिस इज बिकमिंग mr स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज अ 4, 4 और 12 का कैंसिलेशन होकर के 3, 2mr स्क्वायर, ये 2 बचा है, 2mr स्क्वायर बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5mr स्क्वायर बाई 3। Now this moment of inertia we will be using it here, 5 mr square by 3। और बच्चों रस्सी पुली के साथ में कनेक्टेड है, तो रस्सी का जो लीनियर एक्सीलरेशन होता रहेगा ए, वो पुली के ये वाले पॉइंट के टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बराबर होएगा, और ये वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आर अल्फा होता है। सो द लीनियर एक्सीलरेशन is equals to the tangential acceleration of the pulley, because the rassi and the pulley are in contact, and hence rassi का linear acceleration और pulley का tangential acceleration सेम होएगा, बिकॉज दे आर इन द कॉन्टैक्ट। सो अल्फा की जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ए बाई आर, अल्फा की जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट ए बाई आर। सो अल्फा की जगह पे लिख नहीं पाएंगे हम, इधर लिख देता हूं, ओके बच गया, अदरवाइज ये पूरा इरेज हो जाता था। ओके मल्टीप्लाई बाय ए, ओके लेट मी just shift it a bit, multiply by a by r। ठीक है परफेक्ट।
सो बच्चों एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन आ चुका है। T1 is a unknown, T2 is a unknown, A is a unknown, 3 unknown we are having। और हमें जो है A पे पहुंचना है। सो T1 और T2 को एलिमिनेट करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर मैं ये R को यहां से हटा दूं तो इधर देखो +T1, इधर देखो -T1, इधर देखो +T2, इधर देखो -T2। तो तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो T1 और T2 का कैंसलेशन हो जाएगा। सो सबसे पहले R हटाइए, T2 -T1, ये R कॉमन निकल करके ये एक R के साथ कैंसलेशन, और ये R और ये R का भी कैंसलेशन। तो यहां पर बच गया 5/3 Ma। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, this is my equation number 2, this is my equation number 3, and now let me add the equation number 1, 2 and 3। so plus t1 minus t1 गया, minus t2 plus t2 भी गया, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी बच गया। राइट हैंड साइड में स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए प्लस 5/3 कैपिटल एम ए। So this is a capital M minus small m multiply by G is equals to, सभी में से A कॉमन, स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस 5/3 कैपिटल M। दिस इज अ कैपिटल M माइनस स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई G। A कॉमन आ चुका है, इन द ब्रैकेट स्मॉल m प्लस m प्लस 5/3m 8/3m, एंड ये पूरा ब्रैकेट इधर ले लो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सभी में देख लो m माइनस एम जी, एम माइनस एम जी, एम माइनस एम जी। डिनोमिनेटर में स्मॉल m प्लस 8/3 कैपिटल M, स्मॉल m प्लस 8/3 कैपिटल M। दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द रोटेशनल मोशन, एंड दिस आई एम क्लासिफाइंग एज अ डिफिकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन बिकॉज सबसे पहला चैलेंज आपका है कि रस्सी में टेंशन अलग अलग आएगा, खोपड़ी में आना चाहिए। उसके बाद में एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, ए और अल्फा का रिलेशन, एंड देन यू सॉल्व साइमल्टेनियसली एंड देन यू रीच टू द फाइनल आंसर। टाइम टेकिंग, कॉन्सेप्ट हैवी, लेंथी इन सॉल्विंग, एंड हेंस इट इज अ डिफिकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन। ऑप्शन देख के ही अंदाजा लग जाना चाहिए भाई होएगा जरूर, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। तो इस तरह के सवाल से बचें, टाइम बचाएं। पीछे टाइम बचेगा तो इस पे रिविजिट करके इसको सॉल्व करें। ईगो सॉल्विंग नहीं करें, जिद ना करें। पहले मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं, पहले एनआईटी का बैकअप एकदम स्ट्रांग बनाना है, फिर रैंक निकालने पे फोकस करना है। 300 में से 300 लाने के चक्कर में समय अगर इसमें गवा देंगे, पीछे इजी इजी वाले सवाल छूट जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ऑलराइट, सो बी वेरी वेरी केयरफुल while writing the paper। The charge stored by the capacitor in the given circuit is, okay, the diagram is much better। Battery is here, 1 ohm resistance, capacitor is here, 2 ohm resistance, diode 3 ohm, diode 4 ohms। so बच्चों बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर है, जो पहले वाले डायोड के कैथोड से कनेक्टेड है। तो पहले वाला डायोड रिवर्स बायस्ड बनेगा, एंड द रिवर्स बायस्ड डायोड बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट। बैटरी का पॉजिटिव दूसरे डायोड के एनोड से कनेक्टेड है, तो दूसरा वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड बनेगा, एंड अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट, एंड द अरेंजमेंट लुक्स लाइक दिस। The diode number 1 is the open circuit, and the diode number 2 is a short circuit. So arrangement looks like this. This is my 2.5 volt, this is my 1 ohm, this is a 5 microfarad, this is a 2 ohms,
ये 3 ओम का कोई रेलेवेंस रहा नहीं है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द ओपन सर्किट, दिस इज अ 4 ओम्स। अब अगर हमें कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज फाइंड करना है तो आपके खोपड़ी में आना चाहिए Q इज इक्वल्स टू CV। सी दिया है। अगर हमें कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड रहेगा तो कैपेसिटर वाले रास्ते में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये वाले रेजिस्टर से कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। सो हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहां से कोई करंट नहीं जाएगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड होएगा, तो ये 2 ओम के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होएगा। एंड हेंस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज इज नथिंग बट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के अक्रॉस का वोल्टेज। नाउ ए और बी के अक्रॉस का वोल्टेज अगर आपको फाइंड करना है बच्चों, तो हमारे खोपड़ी में आना चाहिए बैटरी के अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लो, 1 ओम के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज निकाल लो। तो बैटरी का अक्रॉस वोल्टेज में से ये वाला वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का वोल्टेज मिल जाएगा। और इसलिए हमें सबसे पहले बैटरी में से निकलने वाला करंट और बैटरी में वापस आने वाला करंट फाइंड करने पे फोकस करना चाहिए। इधर से करंट जाने वाला है नहीं व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। ओपन कर दो इसको, ये ओपन है, हटा दो इसको, तो ये करंट इधर से 4 ओम से जाएगा, फिर 1 ओम से जाएगा, दैट्स इट। इससे और इससे फ्लो होने वाला करंट सेम है, इसीलिए ये दोनों रेजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड हेंस आर इक्विवेलेंट is a 4 plus 1 phi, and hence the current flowing in the circuit is a V divided by R equivalent. V is a 2.5 divided by R equivalent is a phi, and this will give us a 0.5 ampere. तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज ओम्स लॉ लगा करके V is equals to IR. I is a 0.5 multiplied by R is a 1. So this is a 0.5 volt. 2.5 वोल्ट का बैटरी है, ये रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है 0.5, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2.5 माइनस 0.5 विच इज नथिंग बट द 2 वोल्ट। तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 आ गया, तो कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज 5 माइक्रोफराड मल्टीप्लाइड बाय 2 वोल्ट इज अ 10 microcoulomb, and that 10 is our final correct answer. The question belongs to electrostatics plus current electricity plus semiconductor, because it needs the knowledge of the diode, currents, Ohm's law, and the capacitor, a multi-concept together. And this I am putting it under the medium to difficult category question, बिकॉज एक भी कॉन्सेप्ट में मिस अगर आपने किया तो सही जवाब पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। सो मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करता हूं। कैलकुलेशन सिंपल है, कैलकुलेशन चैलेंजिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सेमीकंडक्टर सोचो, करंट इलेक्ट्रिसिटी सोचो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर सोचो, एंड हेंस अ मीडियम टू डिफिकल्ट। मूविंग ऑन to the next one, and this is the next one. धीरे धीरे बैक टू बैक क्वेश्चन चैलेंजिंग आ रहे हैं। पहले रास्ता बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था, अब जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। कंसीडर two identical metallic sphere of the radii capital R each having the charge Q, mass M. Their centers have the initial separation of 4r. Both the spheres are given the speed u towards each other. The minimum value of u so that they can just touch each other is, बच्चों यह है एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज अ 4r, मास m,
चार्ज क्यू, इनको देने का है इनिशियल वेलोसिटी, इनको देने का है इनिशियल वेलोसिटी टूवर्ड्स ईच अदर, सो दैट दोनों के दोनों स्फीयर जस्ट एक दूसरे को जो है टच करने चाहिए। तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन 2r के बराबर होएगा व्हेन दे विल बी जस्ट टचिंग ईच अदर। एंड उसके लिए हमें ये मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फाइंड करने को कहा गया है। ऑप्शंस में देखेंगे तो के क्यू जी एम के टर्म्स में चीजें दिख रही है। तो बच्चों आपके खोपड़ी में आना चाहिए, दोनों स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता रहेगा बिकॉज ऑफ द चार्ज, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा बिकॉज ऑफ द मास, और ये दोनों के दोनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इसीलिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए, जो कहता है इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा के क्यू स्क्वायर बाय 4r द होल स्क्वायर। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा माइनस जी एम स्क्वायर बाय 4r, सॉरी माई मिस्टेक, के Q1 Q2 by r, no square, my mistake. So this is a electrostatic potential energy, this is a gravitational potential energy, gravitational potential energy negative होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इसका और इसका, सो इट इज अ 2 times हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगा के क्यू स्क्वायर बाय 2r माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2r, जस्ट टचिंग ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण वेलोसिटी कम 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 होना चाहिए, जस्ट टच किया मतलब वेलोसिटी 0 बन जाएगा तो भी चलेगा, एंड हेंस द फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई हैव टेकन इट एज अ 0। दैट्स इट। ये 2 और ये 2 गया, सिर्फ mu स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, बाकी सब को लेके जाओ राइट साइड में। सो दिस इज अ के क्यू स्क्वायर बाय 2r, यहां से आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4r, यहां से माइनस वाला टर्म उधर जाके प्लस जी एम स्क्वायर बाय 4r माइनस जी एम स्क्वायर by 2r. So this is becoming mu square as it is. kq square by 2r minus kq square by 4r, तो बचेगा kq square by 4r. gm square by 4r minus gm square by 2r, तो बचेगा minus gm square by 4r. और फिर ये m को भी राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, सो ये बन जाएगा u स्क्वायर is equals to kq square by 4mr माइनस एक m और एक m कट के gm by 4r, and then if I take a square root तो u is equals to अंडर रूट ऑफ, है ना। तो ये ऑप्शन गया। सभी में के क्यू स्क्वायर बाय 2mr 4mr 4mr, तो मैं के क्यू स्क्वायर बाय 4mr को जबरदस्ती कॉमन ले लेता हूं, तो ये तो पूरा कॉमन आ गया, तो ये बन गया 1 माइनस के क्यू स्क्वायर, इधर तो है नहीं तो कंपलसरी उसके डिनोमिनेटर में के क्यू स्क्वायर आ जाएगा, m और r, सो बेसिकली डिनोमिनेटर में r तो है तो r कॉमन आ गया, बट m डिनोमिनेटर में है नहीं,
तो न्यूमरेटर में m के साथ एक और m लिखना पड़ेगा, तो gm स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। सो के क्यू स्क्वायर बाई 4mr, 1 माइनस gm स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर, and hence that fourth option is our final correct answer. The question belongs to the electrostats plus a gravitation का mixture, and this also I am classifying as a difficult category question because आपके खोपड़ी में आना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, आपके खोपड़ी में आना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी लगाना है। और सॉल्विंग भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जिस तरह के ऑप्शंस दिख रहे हैं वहां से स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, वो इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन बनाने का है तो कैसे स्टार्ट लें, and hence I'm putting it under the difficult category question, the multi-concept question. All right, we are heading close to complete our MCQ part and enter into the numerical section. This is the next question, the second last MCQ question in front of your screen. The question says, two known resistance R and 2R and one unknown resistance X are connected in a circuit. If the equivalent resistance between a point A and the B is X, then the value of X is, बच्चों 2R और X सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा 2R प्लस X, और फिर वो R के साथ में पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा मल्टीप्लाई बाय R divided by 2R plus X plus R, and that will give us the equivalent resistance between A and B, and which is given to us in the question as X. So this is equals to X. That's it. Simplify and get the answer. Multiply. Numerator is a 2R square plus RX. Denominator is 2R plus R, 3R plus X. ले लो right में, so X multiplied by 3R plus X. So this is a 2R square plus RX, open the bracket, 3RX plus X square. Shift everything on the right hand side. So we get X square plus 3RX minus RX minus 2R square. And here we will be having 0. So this is a X square plus 2RX minus 2R square is equals to 0. So basically this is a quadratic equation, और इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला मेथड से जाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी plus minus under root of b square minus 4ac by 2a. So this is becoming minus 2r. ये b बनेगा plus minus under root of b square is a 4r square minus 4 multiplied by a is a 1 multiplied by c is a minus 2r square. So the minus and the minus is a plus. The whole divided by 2a, a is a 1. So this is a minus 2r plus minus under root of 4r square plus 8r square, 12r square, the whole divided by 2. So minus 2r plus minus 4 3s are 12. So 2 root 3, r square का square root is a r, the whole divided by 2. ऊपर से 2 कॉमन, ऊपर नीचे 2 कैंसल, so minus r बचेगा प्लस माइनस रूट 3r बचेगा। रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड हेंस ये बीच वाला माइनस गया एंड हेंस r कॉमन इन द ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1, r कॉमन in the bracket root 3 minus 1, and that is our final correct answer. The question belongs to the current electricity.
देखने पे बड़ा सिंपल सा सर्किट लगता है, दो रेजिस्टर सीरीज, एक रेजिस्टर पैरेलल, लेकिन क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है और तब जाकर के फाइनल आंसर आएगा। एंड हेंस आई एम पुटिंग इट अंडर अ मीडियम कैटेगरी टाइप क्वेश्चन। सो बच्चों, वी हैव सक्सेसफुली reached to the last question of our MCQ category. Keeping the significant figures in the view, the sum of the physical quantity is, बच्चों सवाल हमसे पूछ रहा है 52.01 प्लस 153.2 प्लस 0.123। सर क्या जेडबलई में ऐसे 3 नंबर के सम करने वाले सवाल भी आते हैं क्या? अरे जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। और ऐसे सवाल तो छोटे छोटे टाइनी टाइनी बेबीज भी बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे सर, इसको तो हम ओरली निपटा देंगे। ये सबका सम करने पे हमको आंसर आएगा 205.333। है ना? है ना? है ना? बट ये गलत जवाब है। टू नो द राइट आंसर, वॉच माई फुल वीडियो, पूरा वीडियो देखें। बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तीनों नंबर का एल्जेब्रिक सम इज नॉट अवर फाइनल आंसर। सम करते वक्त, ऐड करते वक्त आंसर के पास उतने ही डेसिमल डिजिट हो सकते हैं। जो तीनों में से लीस्ट डेसिमल डिजिट जो नंबर के पास थे, आंसर के पास उतने ही डेसिमल डिजिट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसके पास में 2 डेसिमल डिजिट है, इसके पास में 1 डेसिमल डिजिट है, इसके पास में 3 डेसिमल डिजिट है। तो हमारे आंसर के पास में केवल एक ही डेसिमल डिजिट हो सकता है। तो भले आपका सम करके आंसर ये आ रहा हो, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके ये साइंटिफिकली सही आंसर है। तो इसमें सम करते बैठना ही नहीं है, केवल डेसिमल डिजिट का नॉलेज लगा करके फाइनल आंसर पे जो है आपको पहुंचने का है। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द मेजरमेंट एंड दिस इज अ सुपर सिंपल question. You must know the concept of the significant digits. Last 5 questions, बच्चों, last 5 questions. YDSC, the two slits are kept 0.4 mm apart and the screen is a 1 meter. A thin transparent sheet of a thickness 20 micrometer is introduced in front of one of the slit. Then the central bright fringe shift by 20 mm. बच्चों, YDSC में दो में से एक स्लिट के सामने अगर आप ट्रांसपेरेंट स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है μ-1t, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और सवाल के हिसाब से शिफ्ट 20 mm का हो रहा है, सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्हणजे म्यू निकालने का है। सो μ-1 multiplied by thickness is a 20, micro is a 10⁻⁻6 multiplied by capital D is a 1 meter divided by small d is a 0.4 mm is a 10⁻⁻3, that is equals to 20 into 10⁻⁻3. Shift everything on the right hand side, so I get μ-1 on the left side, 20 into 10⁻⁻3 into 0.4 into 10⁻⁻3, the whole divided by 20 into 10⁻⁻6, -3 -6, ऊपर नीचे -6 गया, 20 और 20 का भी कैंसलेशन हो गया। सो -1 इधर जाएगा तो +1 प्लस 0.4 is a 1.4 and the mu is given as a alpha divided by 10, so that is nothing but a 14 divided by 10. So alpha
का वैल्यू इज अ 14 एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। रे ऑप्टिक्स में से सेकंड सवाल पूछा गया है एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन साइड में छोड़ दें तो इजी इजी वाले स्कोरिंग सवाल है बच्चों ये पेपर में, मार्क्स अच्छे आप खींच सकते हैं, कम से कम समय में अच्छे मार्क्स जो है आप खींच सकते हैं। Terminal velocity of the ball of the radius 6 mm is at 20 centimeter per second. Then the terminal velocity of another ball of the radius 3 mm is, but your terminal velocity is directly proportional to r square. So terminal velocity of the second ball divided by first ball is the radius of a second ball divided by first ball का square. V2 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू सेकेंड बॉल की रेडियस 3 mm, पहले बॉल की रेडियस 6 mm का स्क्वायर। 3 और 6 का कैंसलेशन होके 2, स्क्वायर करने पे 4। सो सेकेंड बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी इज अ 20 डिवाइडेड बाई 4 एंड हेंस अ 5 is our final correct answer. 5 is our answer. The question belongs to the fluid mechanics, super से भी ऊपर, easy question. A particle having the charge 3 into 10 raised to minus 19 coulomb and the mass 6 into 10 raised to minus 27 kg is accelerated by applying the electric potential of a 1.21 volt. The wavelength of the matter wave associated with the particle is, बच्चों डी ब्रॉइज वेवलेंथ को कहा जाता है वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव का फॉर्मूला होता है h बाई पी, की जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ टुम्मी, की जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m/q(v), वेर q इज अ चार्ज एंड v इज अ पोटेंशियल। सवाल के हिसाब से तीसरा वाला फॉर्मूला विल बी द सुटेबल फॉर्मूला एंड हेंस द लैम्बडा is equals to h is a 6.6 into 10 raised to minus 34 the whole divided by under root of 2 multiplied by mass is a 6 into 10 raised to minus 27 multiplied by charge is a 3 into 10 raised to minus 19 multiplied by v is a 1.21. So this is becoming 6.6 into 10 raised to minus 34 the whole divided by 6 into 3 18 into 2 36 का square root is a 6, 1.21 का square root is a 1.1, minus 27 minus 19 is a minus 46 का square root is a minus 23. So 6 into 1.1 is a 6.6, तो ऊपर नीचे ये कट गया और 10 का पावर कैंसलेशन हो करके ऊपर बचेगा 10 रेज टू माइनस 11 और हमें चाहिए अल्फा इंटू 10 रेज टू माइनस 12, तो ये बन गया 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। तो कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फा का वैल्यू मिलेगा 10 एंड दैट is our final correct answer. The question belongs to the dual nature and the radiation. सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। अगला सवाल बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द EM waves. The electromagnetic wave of the frequency 100 megahertz propagates through the medium of the conductivity sigma 10 mho per meter. The ratio of a maximum conduction current density to the maximum displacement current density is, बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी J सफिक्स D का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट DE बाय DT एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी. सो जे डी is a epsilon naught. E naught is a constant. लात मार के बाहर. Derivative of sine is a cos. Chain rule, derivative of omega t. So omega bahar, derivative of t is a 1. So JD की मैक्सिमम वैल्यू बनेगी एप्सिलन नॉट ई नॉट ओमेगा. कॉस ओमेगा टी की जगह पर हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तब जाके हमें जेडी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एप्सिलन नॉट ई नॉट ओमेगा. मस्ट रिमेंबर अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला. नाउ कम्स द मैक्सिमम कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड मैक्सिमम करंट कंडक्शन करंट डेंसिटी सिग्मा ई नॉट होता है जे इज इक्वल्स टू ई सिग्मा. वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ई इज इक्वल्स टू रो जे. राइट, तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई. सो दिस इज अ कंडक्शन करंट डेंसिटी. इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए तो ये मैक्सिमम वैल्यू लिखा जाएगा विच इज अ ई नॉट. And now we want the ratio of a conduction current density की maximum value divided by displacement current density की maximum value which is a sigma multiplied by E naught divided by epsilon naught E naught omega. So basically E naught and the E naught is getting cancelled. Sigma is given to us in the question 10 मोह पर मीटर डिवाइडेड बाय एप्सिलन नॉट. एप्सिलन नॉट को राइट में ले लो, 9 इंटू 10⁻⁹ को नीचे ले लो. सो ये बन जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. ये हमें दिया है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n इज 100 मेगा इज 10⁻⁶, और 100 के 2 जीरो मिलाकर के 10⁸ सो ये 2 पाई गया, ये 4 पाई गया, इधर 2 बचा, ये 10⁸ गया और ये 10⁸ कट के 10 बचेगा. सो 10 इंटू 9 90 इंटू 2 180. ऊपर 10 है तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर आएगा 1800 1800. And that is our final correct answer. The question belongs to the EM waves. So easy question provided if you know the formulas. Difficult question if you don't know the formula. So revise the synopsis and the formulas very carefully, bachcho. And now we are heading towards the last question of the paper. The diatomic gas gamma does 100 joule of work when it is expanded isobarically. Then the heat given to the gas is, bachcho, heat given in the isobaric process is a NCP delta T. Work done in the isobaric process का फॉर्मूला होता है P delta V और NR delta T. And the work done is given to us as 100. मतलब NR डेल्टा T का वैल्यू हमको पता है. CP की जगह पे अगर मैंने R लाने के बारे में सोच लिया, गामा हमें दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा. And we very well know that CP minus CV is a gamma, sorry my mistake, is a R, and a CP by CV is a gamma. सो बच्चों CV की जगह पे मैं CP बाई गामा सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा CP माइनस CP बाई गामा इज इक्वल्स टू R. CP कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा गामा माइनस 1 बाई गामा इज इक्वल्स टू R. तो CP का फॉर्मूला याद रखा जाए, इट इज अ गामा
R by gamma minus 1. So nr delta t का वैल्यू इज 100 मल्टीप्लाइड बाय गामा का वैल्यू इज 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1 का वैल्यू इज 0.4. So this is 100 into 14 by 4. 1400 by 4 is a 350, and hence a 350 is our final correct answer. And that is the end of the paper. बच्चों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. कमेंट सेक्शन में बताओ और आपको क्या असिस्टेंस चाहिए JEE 2026 सेशन 2 के लिए. ये सारा का सारा सॉल्व किया हुआ मैं यहां पर सेव कर लेता हूं. इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा. और ये नॉलेज हो सके उतने मैक्सिमम बच्चों के साथ में शेयर करिए. बच्चों, सेशन 1 के सारे 10 पेपर सीक्वेंस में कोई चैनल पे अगर अवेलेबल है तो वो अपनी चैनल TSPH डिजिटल गुरु ऐप पे अवेलेबल है. सो शेयर विद द मैक्सिमम स्टूडेंट्स. लेट दिस बेनिफिट इज the maximum students across the country gets this benefit. So share it with the maximum students. Wish you all the very best, बच्चों. Stay tuned. The next paper is coming soon. तब तक के लिए bye bye.